जय हिंद। मैं विकास मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं जीके 4D चैनल पे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने समझा था रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया था कि जो रॉकी पर्वत श्रृंखला का है वो निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से किसका हुआ है, रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है। इसके बाद मैंने बताया था कि रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो 3 देशों में है। कौन कौन से? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। ठीक है। और इसकी सर्वोच्च चोटी मैंने बताई थी माउंट मैकिनले या देनाली है। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि कनाडा में इसकी सर्वोच्च चोटी कहलाती है माउंट लोगन। और अमेरिका की मुख्य भूमि पर इसकी सर्वोच्च चोटी कहलाती है माउंट विटने। क्या कहलाती है? माउंट विटने कहलाती है। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि इसकी जो मुख्य भूमि पर कौन सी सर्वोच्च चोटी है वो भी बता दी थी। और इसके ऑक्युपाइड क्षेत्र पे जो सबसे ऊंची चोटी है जिसको अलास्का कहते हैं, वहां पर मैंने बताया था कि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले या देनाली है। ठीक है। इस तरीके से मैंने रॉकी पर्वत श्रृंखला के बारे में बताया था। एक आध दो चीजें और है रॉकी पर्वत श्रृंखला के बारे में कि जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से, रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से अर्थात इस तरफ से एक जलधारा प्रवाहित होती है। इस तरफ से एक जलधारा आती है ऐसे। ये कुछ इस प्रकार से ये जलधारा आती है। जो मैंने ये एरो के रूप में बनाया है, ये है जलधारा। इस जलधारा को क्या कहते हैं? इस जलधारा को कहते हैं चिनूक की गर्म जलधारा। क्या कहा जाता है? इस जलधारा को कहा जाता है चिनूक की गर्म जलधारा, है ना। तो इस जलधारा का नाम है चिनूक की गर्म जलधारा। इसकी बात क्या है, खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से प्रवाहित होती है। कहां? पूर्व की ओर आती है। प्रवाहित होते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। ठीक है। अब जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर आती है तो अमेरिका में एक घास का मैदान है। अमेरिका में एक घास का मैदान है इस क्षेत्र में। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें इस घास के मैदान को कहा जाता है क्या? प्रेरीज घास। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि इस तरफ से चिनूक की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। किस तरफ से? इस तरफ से, पश्चिम से ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चिनूक की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। खास बात क्या है कि ये प्रेरीज के घास के जो मैदान है इसमें जमी बर्फ को हटा देती है, पिघला देती है। क्यों? क्योंकि ये जो जलधारा है ये गर्म प्रकृति की है। कैसी है? गर्म प्रकृति की है। इस वजह से ये क्या करती है कि जो प्रेरीज घास के मैदान है जो उसमें बर्फ जम जाती है, जैसे आप ओस पे जनरली देखते होंगे, तो जब हम ओस पड़ जाती है तो ओस पे जब चलते हैं तो वो उस पे जो पानी है वो क्या होता है, जम जाता है। जब ज्यादा ठंड होती है तो उस पे जम जाएगा। उस पे क्या होता है फिर उसे ना तो चलने फिरने के लिए उस पे यूज हो सकती है, ना ही उसे पशुओं द्वारा उसमें चराई की जा सकती है। ठीक है। तो इस ये जो प्रेरीज घास के मैदान है, जो अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, इसको चिनूक की गर्म जलधारा के द्वारा जो इसमें बर्फ जम जाती है, घास में जो बर्फ जम जाती है ऊपर की ओर, उस बर्फ को क्या करते हैं, पिघला देती है। इसलिए चिनूक की गर्म जलधारा को क्या कहा जाता है? चिनूक की गर्म जलधारा को हिमभक्षणी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात बर्फ, बर्फ को खाने वाली, अर्थात हिमभक्षणी के नाम से जाना जाता है। किस जलधारा को? चिनूक की जलधारा को जाना जाता है। ये कहां से प्रवाहित होती है? रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से आती है, पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जाती है और यहाँ पे जमे हुए घास के मैदान पे जो जमी हुई बर्फ है, प्रेरीज घास जिसको कहते हैं, उस पे जमे हुए बर्फ को पिघलाने का कार्य करती है। और इस तरीके से ये इसको पिघला देती है। इसके बाद यहाँ पे चराई और दूसरे कामों के लिए उसमें यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसकी बर्फ जो है वो हट जाती है। तो ये इससे बचा हुआ एक रॉकी पर्वत श्रृंखला से एक बचा हुआ तथ्य था, तो इसे भी नोट करेंगे हम। इसके बाद मैंने बताया था कि जो मेक्सिको है, मेक्सिको में भी एक पर्वत श्रृंखला है। क्या है? मेक्सिको में भी एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। दूसरा बनाता हूं, ये वाली जो यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, ये मेक्सिको का क्षेत्र है। ये वाले मेक्सिको के क्षेत्र में 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये एक यहाँ पे है पर्वत श्रृंखला, एक ये है
ठीक है, और एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कहाँ पे? मैक्सिको में। इस प्रकार से मैक्सिको में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। कौन कौन सी? सबसे तो पहले हो गई रॉकी पर्वत श्रृंखला। मैंने बताया था कि रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला का विस्तार मैंने बताया था मैक्सिको तक है। फिर इसके बाद ये वाली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी वाली? ये वाली पर्वत श्रृंखला। इसको क्या कहा जाता है? सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। क्या कहा जाता है? सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। फिर ये वाली पर्वत श्रृंखला है जिसको कहा जाता है सियरा माद्रे डल सुल। फिर ये वाली जो पूर्वी तट पे बनाई है पर्वत श्रृंखला, इसको कहा जाता है सियरा माद्रे ओरिएंटल। क्या कहा जाता है? सियरा माद्रे ओरिएंटल। इस प्रकार से सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे डल सुल और सियरा माद्रे ओरिएंटल, इस प्रकार से 3 पर्वत श्रृंखलाएं और रॉकी को मिलाते तो 4 पर्वत श्रृंखलाओं का जो विस्तार है वो कहाँ पे है? 4 पर्वत श्रृंखलाओं का जो विस्तार है वो है मैक्सिको में है। ठीक है, फिर ये जो वाला जो बीच का क्षेत्र बच जाता है, ये जो बीच का क्षेत्र है ये वाला, ये वाला बीच का क्षेत्र जो है मैक्सिको के बीच का क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को कहा जाता है क्या? इस क्षेत्र को कहा जाता है मैक्सिको का पठार। क्या कहा जाता है? मैक्सिको के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? इसे मैक्सिको का पठार कहा जाता है। किसको? इस क्षेत्र को। ठीक है, तो इस मैप को भी मैं दोबारा बनाऊंगा, अभी इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पर्वत और भी है, उसको देख लेते हैं। मैंने बताया था मैकेंजी नदी बताई थी मैंने, जब मैंने कनाडा पढ़ाया था तो कनाडा में मैंने यहाँ पे पढ़ाई थी 5 झीलें पढ़ाई थी। सबसे पहले ग्रेट बियर झील, फिर सिलेव झील, फिर अथावास्का, फिर रेंडियर और विनीपेग। इस तरीके से उत्तर से दक्षिणी क्रम में मैंने 5 झीलें पढ़ाई थी। इसमें मैंने बताया था कि सिलेव झील है जो दूसरी झील है, उत्तर से दक्षिणी क्रम में जो दूसरी झील है, ग्रेट बियर के बाद जो सिलेव झील है दूसरी झील है, उससे कनाडा की सबसे लंबी नदी क्या नाम है? मैकेंजी नदी का उद्गम होता है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए बिफोर्ड सागर में जाके अपना जल गिराती है। ये मैंने बताया था, जब मैंने झीलें पढ़ाई थी तब मैंने बताया था। तो यहीं पर मैकेंजी झील के ही पास में एक और पर्वत श्रेणी है, सिर्फ जानकारी के लिए ये है, और पूछा जाए कि मैकेंजी पर्वत श्रेणी कहाँ पास है तो मैकेंजी पर्वत श्रेणी पता होनी चाहिए। तो ये वाला जो क्षेत्र मैंने बनाया है, कौन सा? ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है मैकेंजी पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये मैकेंजी पर्वत श्रेणी कहलाती है। कहाँ पे है? कनाडा में है। मैकेंजी नदी के पूर्व में मैकेंजी नदी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो मैकेंजी नदी के ही नाम पर इस पर्वत श्रेणी का भी नाम क्या पड़ा है? मैकेंजी पर्वत श्रेणी, है ना, मैकेंजी पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अभी हमने रॉकी पर्वत श्रृंखला के बारे में जो बची हुई चीजें थी, जो मैंने अभी चिनूक की गर्म जलधारा के बारे में बताया था, सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आगे की पर्वत श्रृंखलाओं जो मैक्सिको की हो गई और उत्तरी अमेरिका और कनाडा की जो बची हुई श्रृंखलाएं हैं उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नोट करते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला के बारे में, जो चिनूक की जलधारा है उसके बारे में हम नोट करते हैं उसको। ठीक है, तो ये है चिनूक की गर्म जलधारा, जिसके बारे में हमने बताया था अभी कि रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये मैंने बनाया है उत्तरी अमेरिका का मैप, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये है उत्तरी अमेरिका का मैप। मैंने इसमें बताया है कि ये वाली ये जो श्रृंखला है ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, जो प्रवाहित हो रही है। ये क्या है? प्रेरीज घास के मैदान से प्रवाहित हो रही है। क्या? चिनूक की गर्म जलधारा। क्या है? चिनूक की गर्म जलधारा है। मैंने बताया यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कैसे प्रवाहित होती है? यह रॉकी पर्वत पश्चिम से प्रवाहित होते हुए रॉकी पर्वत श्रृंखला के पूर्व में जाकर पेरिस घास के मैदान में जमी हुई बर्फ को क्या करती है? जमी हुई बर्फ को पिघलाने का काम करती है। ठीक है, जमी हुई बर्फ को क्या करती है? पिघलाती है। ठीक है, जमी हुई बर्फ को पिघलाती है। इसीलिए इस जलधारा को क्या कहा जाता है? इसीलिए इस जलधारा को हिमभक्षणी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जलधारा है
जिसे हिमभक्षणी के नाम से जाना जाता है। तो चिनूक की गर्म जलधारा है, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और क्या खास बात है, और खास बात यह है कि इससे पशु चराई को बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है, पशु चराई को बढ़ावा मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जब ये जमी हुई जो प्रेरीज घास में जो जमी हुई बर्फ है, जब ये पिघल जाती है तो जो इससे यहाँ की जो घास है वो बहुत मुलायम होती है, तो इससे पशु वहाँ के काफी उससे चराई होती है। यहीं पे मैंने बताया था शिकागो है, शिकागो की मांस मंडी। तो पशुओं का बड़ी मात्रा में जब चराया जाता है तो उनसे बड़ी मात्रा में भेड़ें हो गई और जो बड़े जीव जंतु हो गए, उनके जो वो गोश्त होता है वो शिकागो में बड़ी मात्रा में बेचा जाता है। इसीलिए शिकागो को विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। मैंने बताया था मिशिगन झील के पास स्थित है, मिशिगन झील के पास स्थित है। मैंने बताया था शिकागो को विश्व की मांस मंडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई क्या, चिनूक की गर्म जलधारा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यहाँ पे ये मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। तो मैकेंजी पर्वत श्रेणी को समझते हैं, उसके बाद अपलेशियन पर्वत है, फिर इसके बाद यहाँ पे ये मैक्सिको वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको ये वाला मैप और ये थ्योरी ऐसे ही या तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं आगे के पर्वतों को। ठीक है, इसके बाद अब आगे के पर्वतों को समझते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है अपलेशियन पर्वत। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपलेशियन पर्वत के बारे में बताया था कि जो अपलेशियन पर्वत है ये यहाँ पास मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पास भी है, ये अपलेशियन पर्वत है। वही अपलेशियन पर्वत, ये मैंने उत्तरी अमेरिका का मैप बनाया हुआ है, सॉरी उत्तरी अमेरिका नहीं, अमेरिका। ये किसका मैप है, ये यूएसए का है मैप, खाली यूएसए का मैप है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह एज इट इज बना लेना है। ये यूएसए का मैप है। ठीक है, मैंने बताया कि जो यूएसए में स्थित है, एक मैंने सबसे पहले बताया था रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला को मैंने दर्शा दिया था। इसके बाद यहाँ पे मैंने लगभग 4 पर्वत श्रृंखलाएं और बनाई हैं, 4 पर्वत बनाए हैं, पर्वत श्रृंखला कहें जो भी कहें। सबसे पहला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है अपलेशियन पर्वत। कौन सा है, अपलेशियन पर्वत। तो मैंने बताया अपलेशियन पर्वत का जो विस्तार है अमेरिका के पूर्वी भाग में है। ठीक है, अपलेशियन पर्वत आ सकता है किस भाग में इसका विस्तार है, तो जो इसका विस्तार है वह पूर्वी भाग में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अपलेशियन पर्वत है। ठीक है, यहीं से न्यूयॉर्क प्रांत भी स्थित है, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा दोनों प्रांत यहीं पे स्थित हैं। ठीक है, और अपलेशियन पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। यही पर्वत में अपलेशियन पर्वत से कोयले की खान है। क्या है, इसी पर्वत में क्या है, कोयले की खान है। ठीक है, कोयले की खान है। ठीक है, कोयले की खान है, जिससे लगभग कितना, तो यहाँ से लगभग 85% कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, कितना, लगभग 85% कोयले का उत्पादन होता है। यूएसए के 85% कोयले का उत्पादन अपलेशियन खान से होता है, जो अपलेशियन पर्वत के पास स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया अपलेशियन पर्वत। फिर इसके बाद ये तो हो गई छोटी छोटी चीजें। इसके बाद कुछ एक आधा पर्वत के नाम दे देता है कि ये पर्वत किस जगह पे स्थित है। ठीक है, उनके बारे में कुछ थ्योरी तो नहीं होती ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा फेमस नहीं होते, उनके बारे में कुछ नहीं होता, मगर पर्वत के नाम दे देगा और स्थान दे देगा कि किस जगह पे स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पर्वत मैंने बनाए हैं कि कॉस्केड रेंज कहाँ पे स्थित है, कॉस्केड रेंज भी अमेरिका में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, 3 पहाड़ियां हैं, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो ये तीनों पहाड़ियां भी अमेरिका में ही स्थित हैं। ठीक है, तो ब्लैक हिल, ग्रीन हिल और ब्लू हिल नामक ये 3 पहाड़ियां हैं, ये भी यूएसए में स्थित है। तो आपको भी इसको इसी तरीके से बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बताया था कौन सा, मैक्सिको। मैक्सिको में मैंने बताया कि मैक्सिको में यहाँ पे कितने पर्वत है, तो मैक्सिको का क्षेत्र बनाते हैं और मैक्सिको के पर्वतों को देखते हैं कि मैक्सिको में कौन कौन से पर्वत हैं और मैक्सिको का पठार। ठीक है, इसकी अवस्थिति से बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो अवस्थिति से लेकर के आते हैं, उनकी कुछ थ्योरी है नहीं, तो इनकी अवस्थिति नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने बनाया हुआ है, मैक्सिको का क्षेत्र मैंने बनाया हुआ है, मैक्सिको का मैप है। ये किसका मैप है, मैक्सिको का। ठीक है,
ये मैक्सिको का मैप है, ठीक है, ये मैक्सिको का मैप है, आपको इसी तरह ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसमें मैंने बताया हुआ है 4 पर्वत और 1 पठार मैंने बताया है, ठीक है, 4 पर्वत और 1 पठार है। सबसे उत्तर में पड़ता है आपका, उत्तर में पड़ता है आपका रॉकी पर्वत, मैंने जैसे बताया है कि ये रॉकी पर्वत का जो विस्तार है मैक्सिको में है, यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल एक पर्वत श्रेणी है, फिर उसके बाद है सियरा माद्रे डल सुल दूसरी पर्वत श्रेणी है, और पूछा जाए कि इसके पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो पूर्व में इसके पर्वत श्रेणी है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है। तो इनकी अवस्थिति से लेकर ही बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके अलावा इनकी और कोई खास बात नहीं है जो हमें याद रखनी चाहिए, है ना। इनकी अवस्थिति ही याद रखने जरूरी है कि किस तरफ कौन सा पर्वत स्थित है, पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है, पश्चिम में कौन सा है, और उसका सीक्वेंस का है, ठीक है। और बीच वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, मैक्सिको के पठार का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस मैप को आपको इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब एक और चीज पड़ती है यहाँ पास एक चीज है, इसको बोलते हैं कैनेडियन शील्ड, ठीक है। क्या बोला जाता है, यहाँ पास एक श्रृंखला है, ये कुछ इस तरीके से है इसका विस्तार, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, इसका भी मैं अलग से मैप बनवाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से ये रेड रेड डॉट में मैंने इसे ड्रॉ किया हुआ है। ये वाला कनाडा का जो पूर्वी हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है, इसे कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। बेसिकली ये क्या है, तो बेसिकली ये एक रेवेदार चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है। कैसा हुआ है, रेवेदार चट्टानों से बना हुआ एक ऊंचा क्षेत्र है। ये इतना ऊंचा है कि इसमें बर्फ जमी रहती है। बेसिकली 2 जगह पे बर्फ पाई जाती है, कहाँ पास, एक तो जब हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे तो 90 डिग्री तक जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनका हमें विस्तार मिलेगा, ठीक है। तो जब हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो हमें बर्फ देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से जो कनाडा का ये वाला क्षेत्र है, चूंकि उच्च अक्षांशों में स्थित है, इसलिए यहाँ पे जो बर्फ होती है बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो हम इसके आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, जो हम जनजातीय क्षेत्र पढ़ेंगे, तो इसमें हम बताएंगे कनाडा में एक जनजाति रहती है, नाम है एस्किमो जनजाति। जो एस्किमो जनजाति वो क्या है, उसकी खास बात क्या है कि वो बर्फ इतनी ज्यादा पाई जाती है कि वो बर्फ के घर बनाकर ही रहती है। क्या करती है, बर्फ के घर बना करके ही वो बर्फ के अंदर रहते हैं, और वो क्षेत्र गर्म भी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, कनाडा से बना कैनेडियन शील्ड। तो ये कैनेडियन शील्ड का क्षेत्र होता है, रेवेदार चट्टानों से बना हुआ ये कैनेडियन शील्ड का ये क्षेत्र है। खास बात क्या है कि इसकी भी एक सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है माउंट मार्मी या माउंट मार्शी। क्या है, माउंट मार्मी या माउंट मार्सी कैनेडियन शील्ड का ये क्षेत्र है। प्राचीन रेवेदार चट्टानों से बना हुआ ये क्षेत्र है। और इसमें एक बात ये भी है कि ये ज्यादातर समय क्या होता है, ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है। और एक कारण ये भी है कि यहाँ पर भी वो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, उस वजह से भी यहाँ पे उसका थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है, उस वजह से भी यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैनेडियन शील्ड के क्षेत्र को, और आप इस मैप को इसी तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब फिर हम इसके बाद देखते हैं कैनेडियन शील्ड का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है कैनेडियन शील्ड और मैकेंजी पर्वत श्रेणी को। और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, तो ये कनाडा है। कनाडा के इस हिस्से को छोटा मैप मैंने इस तरीके से बनाया है, आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये है कनाडा। कैनेडियन शील्ड के बारे में मैंने बताया कि कैनेडियन शील्ड जो है ये एक प्राचीन रेवेदार चट्टानों से बना हुआ एक क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा, कैनेडियन शील्ड। और कैनेडियन शील्ड ये ज्यादातर समय जो रहता है बर्फ से ढका रहता है। 2 वजह हैं, क्या वजह हैं, एक तो जो इसका जो विस्तार है उत्तरी अक्षांशों की ओर है, इस वजह से भी, और दूसरा ये एक ऊंचा क्षेत्र है, इस वजह से भी। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मार्मी या माउंट मार्शी है, ठीक है। दोनों आ सकता है, माउंट मार्मी एंड माउंट मार्शी दोनों है, तो आपको दोनों याद रखनी है। कैनेडियन शील्ड में लेब्राडोर तट है। क्या है, लेब्राडोर का तट है। कौन सा तट है, ये वाला जो तट है, ये जो तट है ये, इसे क्या कहा जाता है, लेब्राडोर, ठीक है। ये है लेब्राडोर
तट, ठीक है। तो कैनेडियन शील्ड में ही लेब्राडोर तट स्थित है, मैंने बताया हुआ ठीक है। और इससे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का भी प्रवाह रहता है। मैंने बताया कि 2 वजह हैं, उस वजह से एक वजह ये भी है कि इसमें लेब्राडोर की ठंडी जो जलधारा है उसका भी प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से क्या रहती है, ज्यादातर समय जो है यह बर्फ से ढकी रहती है। और मैकेंजी पर्वत श्रेणी, ये मैंने बनाए हुए मैकेंजी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये है मैकेंजी पर्वत श्रेणी, ये मैंने ड्रॉ की हुई है मैकेंजी पर्वत श्रेणी है। पूछा जाए कि मैकेंजी पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो पूर्वी पश्चिमी कनाडा के क्षेत्र में स्थित है, उत्तर की ओर स्थित है मैकेंजी पर्वत श्रेणी, कनाडा में इसका विस्तार है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल लगभग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत थे, वो सारे पर्वत हमने देख लिए। कौन कौन से पर्वत देखे, हमने देखा सबसे पहले रॉकी पर्वत के बारे में देखा कि विश्व का दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत श्रृंखला, इसका निर्माण हमने देखा। फिर इसके बाद हमने बताया कि मेक्सिको में 4 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी, एक तो रॉकी पर्वत श्रृंखला, दूसरा है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे डल सुर और सियरा माद्रे ओरिएंटल। इस तरीके से 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अमेरिका में हमने देखा कि रॉकी पर्वत श्रृंखला के साथ साथ अपलेशियन पर्वत है। फिर हमने बताया ब्लैक हिल, ग्रीन और ब्लू हिल, 3 पहाड़ियां हमने बताई। ब्लैक हिल, ब्लू और ग्रीन 3 पहाड़ियां हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने बताया यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में कास्केड रेंज है, उसका भी विस्तार हमने बताया। अपलेशियन पर्वत पढ़ा हमने। इसके बाद कनाडा हमने बताया, कनाडा में भी रॉकी पर्वत है और मैकेंजी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और इस तरीके से ये कौन सा है, ये आपकी कैनेडियन शील्ड है। कौन सी शील्ड है, कैनेडियन शील्ड है। तो लगभग इस तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जितने भी महत्वपूर्ण पर्वत थे वो यहाँ से कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे 2 ज्वालामुखी हैं। मैंने बताया था एक दिन इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि यहाँ पे 2 ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से, एक है रेनडियर ज्वालामुखी और एक है शाइस्ता ज्वालामुखी, ठीक है। रेनडियर ज्वालामुखी जिस प्रकार में बताया था रेनडियर झील है, उसी तरीके से यहाँ पे एक रेनडियर ज्वालामुखी है और एक शाइस्ता ज्वालामुखी है। कहाँ पे स्थित है, ये जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला की ये पश्चिम में स्थित है। कौन से, रेनडियर और शाइस्ता ज्वालामुखी, ठीक है। तो 2 ज्वालामुखी हैं, एक है रेनडियर और एक है शाइस्ता ज्वालामुखी। कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपके अमेरिका में। कहाँ स्थित है, अमेरिका में स्थित है रेनडियर और शाइस्ता ज्वालामुखी। खास बात क्या है कि खास बात यह है कि ये दोनों ही ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी के मैंने बताया था कि जो ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। तो ज्वालामुखी निर्माण की भी मैंने बताई थी कि वो 3 वजहों से होता है। प्लेटों के बीच में जो मैंने भी गतियां बताई थी कि अभिसारी गति, अपसारी गति और समानांतर गति, तो 3 गतियां होती हैं। उन तीनों गतियों के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, जो मैग्मा भरा हुआ होता है, जब वो गर्म चट्टानों का जो तरल रूप होता है, गर्म चट्टानों का जो तरल रूप होता है उसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जब वह मैग्मा क्या होता है, ऊपर की ओर आता है, तो वो जब ऊपर की ओर निकलता है तो निकलने के बाद जब धरातल में आता है तो उसे लावा कहते हैं। और लावा के सूखने की वजह से किसका निर्माण होता है, तो लावा की सूखने की वजह से चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी एक चट्टानें होती हैं। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे 2 ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी बेसिकली कितनी तरीके के होते हैं, तो बेसिकली 3 तरीके के ज्वालामुखी होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी और एक होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वो होता है जिसमें कभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, वर्तमान में नहीं हो रहा है और कभी भी हो सकता है। ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जहां से लगातार लावा का जो उद्गार है वो होता रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। और निष्क्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं कि जिसमें कभी जिस ज्वालामुखी से कभी लावा का उद्गार हुआ था और वर्तमान में वह पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुका है और ना उससे लावा उत्पन्न होने की संभावना है और ना कभी आगे हो सकती है। तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, निष्क्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 ज्वालामुखी हैं। तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे अमेरिका में 2 ज्वालामुखी, कौन कौन से, रेनडियर ज्वालामुखी और शाइस्ता ज्वालामुखी। चलिए ज्वालामुखी को भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज्वालामुखी है बेसिकली 2 ही ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी को नोट कर लेते हैं, ठीक है।
इस तरीके से दो ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से? मैंने बताया था रेनडियर और शाइस्ता ज्वालामुखी। ये यूएसए का क्षेत्र है, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में इनका विस्तार है। पहला है रेनडियर ज्वालामुखी और दूसरा है शाइस्ता ज्वालामुखी। ठीक है, रेनडियर व शाइस्ता ज्वालामुखी का जो विस्तार है मैंने बताया। दोनों ही किस प्रकार की प्रकृति के हैं? दोनों ही सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। ठीक है, इसके बाद कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी के मैंने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के ज्वालामुखी होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है निष्क्रिय और तीसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो तीनों की परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिससे वर्तमान में भी लगातार जो लावा का जो उद्गार हो रहा है, जो लगातार हो रहा है, उसे क्या कहा जाता है? उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। फिर उसके बाद बताया निष्क्रिय ज्वालामुखी किसे कहा जाता है? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें कि जो कभी लावा का उद्गार हुआ था, अब कभी होने की संभावना नहीं है, कभी नहीं हो सकता, जिससे जो लावा का जो उद्गार है वो नहीं हो रहा है, और कभी हुआ था लेकिन अब कभी होने की संभावना नहीं है, तो उसे निष्क्रिय कहा जाता है। सुषुप्त सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो सुषुप्त ज्वालामुखी ही पाए जाते हैं। तो जो सुषुप्त ज्वालामुखी है उसकी खास बात क्या है कि सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसा होता है जिसमें कभी लावा का उद्गार हुआ था, वर्तमान में बंद है, आगे उद्गार होने की संभावना है, या ऐसे कि जिससे जिस ज्वालामुखी से कभी उद्गार लावा का उद्गार होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर होता है, फिर बंद हो जाता है। तो जो ऐसा जो ज्वालामुखी होता है उसे क्या कहा जाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हो गए। क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली? हमने पढ़ ली उत्तरी अमेरिका की सभी झीलें और सभी पर्वत और सभी जल संधियां, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था पनामा नहर को। ठीक है, जल संधियों के साथ साथ हमने पढ़ा था पनामा नहर को। तो इस तरीके से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये 3 टॉपिक हो गए। अब चौथे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? चौथे टॉपिक में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। कौन कौन सी नदियां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की? तो अभी हमने 3 नदियां पढ़ ली थी जब हमने झीलें बताई थी, तो उन 3 नदियों के बारे में हमने बताया था। वो 3 नदियां याद रखना है, क्योंकि तीनों नदियों की खास बात जितनी थी मैंने उसी दिन झीलों के टॉपिक में नोट करा दी थी कि जो सबसे ऊपर है ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर के बाद जो सिलेब झील है, सिलेब झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए ब्यूफोर्ड सागर में जाके अपना जल गिराती है। फिर तीसरी झील मैंने बताई थी अथावास्का। फिर रेनडियर और विनीपेग, तो मैंने रेनडियर झील से बताया था कि रेनडियर झील से किस नदी का उद्गम होता है? रेनडियर झील से चर्चिल नदी का उद्गम होता है और हडसन की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। इसकी खास बात सिर्फ इतनी है। इसके बाद तीसरी झील मैंने बताई थी जो विनीपेग झील है। विनीपेग झील से किस नदी का? नैन्सल नदी का उद्गम होता है, वो भी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हडसन की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। इस तरीके से 3 मैंने महत्वपूर्ण नदियां बता दी थी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कनाडा में जो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं, वो इतनी ही 3 ही नदियां हैं, तो इन्हें याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कहाँ की? अमेरिका की जो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो हैं, और एक नदी है कौन सी नदी? यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसकी सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी, मिसौरी और ओहियो। तो मिसिसिपी सबसे बड़ी नदी है, उसकी सहायक नदी है मिसौरी और ओहियो। किसकी? आपकी अमेरिका की। ठीक है, तो ये हो जाएंगी अमेरिका की प्रमुख नदियां। अभी मैं पढ़ाऊंगा अमेरिका और मैक्सिको की प्रमुख नदियां हैं, और इस तरीके से जब ये नदियां कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम बढ़ेंगे इनकी जनजातियों के ऊपर, जलवायु के ऊपर, वनस्पति, और इसके बाद जो इतने इसके अन्य इम्पॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो ठीक है, इस लेक्चर पे ही पेंड करते हैं, और कल के लेक्चर में हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां। किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।